हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है शुभम। आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर परफेक्ट कंपटीशन को समझा था। उसकी दो अप्रोचेस थी, एक टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू की अप्रोच और दूसरी थी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की अप्रोच। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम समझेंगे कि मोनोपोली यानी कि जो दूसरा मार्केट कंडीशन है जिसके अंदर एक सेलर होता है और इंडेफिनिट बायर्स होते हैं, उसके अंदर किस तरह की अप्रोचेस रहती है रेवेन्यू और कॉस्ट को लेकर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा चैनल और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मोनोपोली से। इंट्रोडक्शन समझते हैं पहले कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है। द वर्ड मोनोपोली समेशन ऑफ टू टर्म्स यानी कि दो शब्दों से बना है। एक होता है मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, और पोली का मतलब कंट्रोल यानी कि सिंगल पार्टी का कंट्रोल होता है किसी कमोडिटी या किसी प्रोडक्ट गुड या सर्विस को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, रेलवे आपका क्या है, एक मोनोपोली है। उसके अंदर गवर्नमेंट जो है सिर्फ रेलवे को ऑपरेट करती है और कोई प्राइवेट पार्टी रेलवे के अंदर जो है ऑपरेट नहीं कर सकता। रेफर्स टू अ मार्केट विद सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विद नो नियर बाय इन सब्सिट्यूट, यानी कि रेलवे का जो है आसपास कोई और सब्सिट्यूट है ही नहीं। कैसे? जैसे जो रेल लाइन है, सब्स्टिट्यूट होने का ये मतलब नहीं है कि अगर आप रेल से नहीं जा सकते तो आप रोड से जा सकते हो तो वो एक सब्स्टिट्यूट हो गया। नहीं, हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो कमोडिटी के अंदर ही लेकर कोई और सब्स्टिट्यूट है या नहीं है वो चीज डिटरमाइन करनी है। अब मान लीजिए आप कहें कि रेलवे का सब्स्टिट्यूट मेट्रो है, हाँ तो मेट्रो पूरे देश भर में तो नहीं चलती ना। फिर मेट्रो तो स्पेसिफिक शहर है, कुछ हैदराबाद है, अपना दिल्ली है, मुंबई है, उन कुछ जगहों पे है, पूरे ऑल ओवर इंडिया और कहाँ है तो वही चीज। लेकिन रेलवे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर आपको राजस्थान से लेकर उधर जो भी आपका ईस्टर्न साइड पड़ता है, मेघालय मिजोरम जो भी है, तो वहां तक आपको जोड़ता है। तो ऑल ओवर मतलब हमारा शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया का ही है। तो सिमिलरली वो क्लोज कमोडिटी नहीं है एक तो, दूसरी चीज सिंगल सेलर है। जो इंडियन रेलवेज है वही उसको वही जो रेलवे की सर्विस है प्रोवाइड कर सकती है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो और बायर्स कितने हैं? इंडेफिनिट है। तो इस तरह के कंपटीशन को क्या बोलते हैं? मोनोपोली। यानी कि ये कंपटीशन तो है ही नहीं खैर, क्योंकि और कोई पार्टी नहीं है इसके अंदर, तो मोनोपोली इस मार्केट कंडीशन का नाम दे दिया जाता है। एनी कॉम्पिटिटिव एंट्री इज बैन ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो कोई और बंदा जो है, अगर आपका प्राइवेट पार्टी है, मान ले कल टाटा बोले कि भाई मुझे भी रेलवे सेटअप करने दो, तो उसको बैन लगा दिया जाएगा। मतलब बैन तो प्रोहिबिटेड ही है कि इंडियन रेलवे जो है उसके ऑपरेशंस प्राइवेटाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग। कंट्रोल वो स्टिल बी इन द हैंड्स ऑफ आर इंडियन गवर्नमेंट। तो उसके कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे पहले धीरे धीरे करके जो कुछ चीजें हैं जो प्राइवेटाइज की जा रही हैं। अब पूरे इंडियन रेलवेज के ऑपरेशन जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंडर जो है वो प्राइवेटाइज करने की प्लानिंग है। तो अभी तक जो ऑपरेशंस प्राइवेटाइज किए गए थे वो कौन कौन से थे? अपना फूड एंड कैटरिंग का, जो आपके फूड जो खाना बनता था, जिसके लिए एक अलग से जो एक बग्गी होती थी उसके अंदर, तो वो अब किसके हाथों में दे दिया? वो प्राइवेट के हाथों में। उनका नाम क्या बोला जाता था? कमसम करके है शायद। वो कंपनी है, वो बनाती है अब रेलवेज में खाना। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि कॉम्पिटिटिव एंट्री जो है बैन है उस तरह के कंपटीशन में या इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। मोरओवर द होल मार्केट इज इन कंट्रोल ऑफ वन सेलर एंड अ फर्म एंड इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड एज वन यूनिट। तो इंडियन रेलवे जो है वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। अब वो अपने आप में ही एक ही है सब कुछ। फर्म भी वही है, मैन्युफैक्चरर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, तो इनफैक्ट वो इंडस्ट्री भी अपने आप में पूरी खुद ही है। तो अगर मान लीजिए मैं रेलवे इंडस्ट्री की बात करूं तो उसके अंदर एक ही कंपोनेंट है, वो क्या है? इंडियन रेलवेज। इसके अलावा कोई और चीज नहीं आती है। द होल मार्केट इज इन कंट्रोल ऑफ वन सेलर, और वही है इंडियन रेलवेज जो पूरी तरह रेलवे को कंट्रोल करता है। उसकी टिकट प्राइसिंग फिक्स करनी, कितनी दूरी है, क्या है, क्या सब वही फिक्स करता है। उसके अलावा और कोई उसके लिए डिसीजन नहीं बना सकता। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिमांड भी एक ही आदमी के पास आ रही है और सप्लाई भी एक ही आदमी प्रोवाइड कर रहा है। बस एज सिंपल एज दैट। इन द वर्ड ऑफ बिलास, प्योर मोनोपोली इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मार्केट सिचुएशन। Pure monopoly is represented by a market situation in which there is a single seller। याद रखना, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो अगर कहीं पे मोनोपोली लिखा आ जाए या कहीं पे कुछ इस तरह का ही शब्द लिखा आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? सिंगल सेलर, कि एक आदमी है, और पोली का मतलब कंट्रोल, उसका ही कंट्रोल है पूरे मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। तो वो कौन सी मार्केट हो जाती है? हमारी मोनोपोली, for which there are no substitute. This single seller is unaffected by and does not affect the prices and output of other product sold in the economy। अब देखो क्या कहने का मतलब है कि ना तो ये सिंगल सेलर किसी और प्रोडक्ट को, ये बात कर रहे हैं किसी और सब्सटीट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कि अब देखो रेलवे जो है, मान लीजिए एक ऐसी चीज है, रेलवेज है, उनकी उनका जो प्राइस है, उनकी जो डिमांड एंड सप्लाई है, उससे चाय या कॉफी के प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, जो प्रिडिक्टेड सर्कमस्टांसिस होते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन लग गया था तो रेलवेज बंद हो गए थे, या फ्यूल चार्जेस अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो उस केसेस में जो है, बट 2000 जो है कंटिजेंट क्या नाम है सिचुएशंस। लेकिन अदरवाइज जो है रेलवे पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए वो क्या चीज है, वो एक और थर्ड पार्टी है जो रेलवे को भी इंपैक्ट कर रही है। सिमिलरली फिर रेलवे इंपैक्ट हो रही है तो रेलवे से आने वाले, क्योंकि देखिए
देखिए रेलवे जो है जिनको मालगाड़ी बोलते हैं उनसे पूरे देश भर में सामान पहुंचाया जाता है। तो अगर रेलवे की कॉस्ट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट कहाँ पर आता है, उन कॉस्ट ऑफ गुड्स के ऊपर भी आता है। ठीक है, तो वही चीज बता रहे हैं। लेकिन ये कंटिजेंट जो है प्रोसेसेस हैं, ये रोज रोज नहीं होते हैं। इसलिए जो अगर मान लीजिए मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो उसके अंदर ना तो मोनोपोलिस्ट जो मार्केट में सेलर बैठा है वो किसी तीसरे गुड को अफेक्ट करता है, ना ही तीसरा कोई गुड या कोई बाकी गुड्स जो है उसके गुड को अफेक्ट करते हैं। वो प्योर अपने आप में एक सिंगल प्रोडक्ट है जो उसी सिंगल आदमी के पास या सेलर के पास मिल सकता है, उसके अलावा कोई और जगह पर वो नहीं मिल सकता। Monopoly is a market situation in which there is a single seller. There are no close substitute. There are barriers to entry. जैसे परफेक्ट कंपटीशन था उसके अंदर फ्री एंट्री एंड एग्जिट थी, कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मोनोपोली के अंदर बैरियर है एंट्री पर भी और एग्जिट पर भी। इफ यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ नहीं सकते इसके अंदर। इन केस अगर आप आ जाते हैं किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जो अभी स्टार्ट नहीं की गई है, बट आपको वहां पर मोनोपोली जो है वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दे दी गई है, तो आपको एग्जिट करना भी जो है थोड़ा कठिन काम हो जाता है। क्योंकि इस वक्त आप ही सेलर हैं, आप ही वो गुड सप्लाई कर रहे हैं जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। अगर आप भी छोड़ के चले जाएंगे तो वो गुड कौन सप्लाई करेगा। मोनोपोली मार्केट जो है ना अपने आप में बहुत सोफिस्टिकेटेड मार्केट कंसिडर किया जाता है। अब इंडियन रेलवेज का एग्जांपल लूं तो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हमारी इंडियन रेलवेज। आज तक मेरे ख्याल में ही कभी उनको प्रॉफिट जो है नजर आया होगा अपनी बुक्स के अंदर। क्योंकि देखिए ना, मुझे दिल्ली जाना है 20 रुपए लगते हैं, अगर मैं यही उबर ओला करके जाऊं या इनफैक्ट अगर मैं रोडवेज भी लेकर जाऊं जो स्टेट रोडवेज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा रोडवेज चलती हैं, तो चलती क्या है, उड़ती हैं, तो वही चीज़ है। वो दिल्ली तक जाने के 80-90 रुपए ले लेती हैं। अगर मैं प्राइवेट टैक्सी कर लूँ तो वो 150-200 ले लेती हैं। और अदरवाइज अगर मैं ओला उबर करूँ इंटर स्टेट इंटरसिटी तो वो तो भाई साहब फिर 11-1200 के से नीचे कम बात करते ही नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि बैरियर्स हैं, चीज़ें भी हैं जो मोनोपोली मार्केट के अंदर वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। एक बार कोई घुस जाता है, पहले तो घुसना मुश्किल है, दूसरी बात अगर कोई घुस जाता है तो फिर निकलना भी मुश्किल है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अजम्पशंस पे आ जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर विद सिंगल सेलर, कि एक ही सेलर है और इंडेफिनेट बायर्स हैं। इंडियन रेलवे सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही फर्म है, एक ही इंडस्ट्री है जो कि रेलवे सर्विस प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। अब लेकिन उसके कितने सारे फुटफॉल्स हैं आप यकीन नहीं करेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो दिन के अंदर से 5-6 लाख जो है वहां पर यात्री हर दिन जो है ट्रैवल करते हैं, अप डाउन करते हैं। सिमिलरली जिसको मुंबई लोकल भी कहते हैं आपको, और सिमिलरली आप अगर और बाकी जगह की बात कर लीजिए तो भी इस तरह का फुटफॉल आपको देखने को मिलता है। लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड। अब क्लोज सब्सटीट्यूट तो है नहीं, रेलवेज का क्लोज सब्सटीट्यूट कोई और रेलवेज है क्या, नहीं है, बस बात ही खत्म होगी। बैरियर ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, कोई नई फर्म इसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकती है। इंडस्ट्री एंड फर्म इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट, क्योंकि वहां पर एक ही आदमी है, वो एक ही फर्म जो है अपने आप में सब कुछ रिप्रेजेंट कर रही है। पूरी पूरी इकोनॉमी जो है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक फर्म रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे इंडियन रेलवेज हो गई, तो इंडियन रेलवे अपने आप में क्या हो जाती है, कंप्लीट इंडस्ट्री। मतलब एक मोनोपोली के अंदर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों सेम रहती है। द मोनोपोलिस्ट कैन डिसाइड द प्राइस अंडर दिस मार्केट। देखो, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक सेलर क्या था, प्राइस टेकर। बायर क्या था, प्राइस गिवर। प्राइस मेकर कौन था, डिमांड एंड सप्लाई। मोनोपोली के अंदर प्राइस टेकर कौन है, मोनोपोलिस्ट यानी कि वो इंडियन रेलवेज। प्राइस मेकर भी कौन है, इंडियन रेलवेज ही है, और कोई नहीं है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात ही नहीं है। आप ही हो, ये प्रोडक्ट आप ही को बेचना है, चाहे फ्री में बेचो चाहे महंगे में बेचो, कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर द ओनली वन सेलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो लोगों को अगर ये चाहिए होगा तो आप महंगा बेचोगे तो भी वो लेंगे, नहीं फ्री में बेचोगे तो भी वो लेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके अलावा। अगर उनको ये प्रोडक्ट चाहिए तो यू आर द ओनली ऑप्शन दे हैव गॉट। नेचर ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। आइए समझते हैं कि जो डिमांड है और रेवेन्यू है वो सब चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, सब यहीं पे कवर करेंगे इसके अंदर भी। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म अंडर मोनोपोली। द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म कॉन्स्टिट्यूट्स द डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री। तो डिमांड कर्व देखो, अब फर्म जो है वो अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो उसको इंडस्ट्री ही कंसिडर कर लिया जाता है। तो फर्म का डिमांड कर्व और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व, अब वो फर्म ही अगर पूरी इंडस्ट्री है तो दोनों का डिमांड कर्व भी तो सेम होगा। तो वही चीज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म कॉन्स्टिट्यूट द डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री। The demand curve slopes downward and when the monopolist decreases the price of his product, the demand will increase and vice versa। तो वही चीज है, जैसे प्राइस नीचे जाएंगे डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएंगे डिमांड कम होने लगेगी। तो सिमिलर फंडा है हमारे डिमांड कर्व का, तो ये हमेशा इस तरह से बनाया जाता है आपका डिमांड कर्व। तो जब प्राइस 0 था, ये देखिए जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है आपकी जो डिमांड है वो इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कम होती जा रही है। तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा इसके अंदर फॉल करेगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, ये आपका प्राइस पॉइंट है, ये वाला,
यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर आप इसको कहना चाहें तो, यानी कि ओ क्यू आउटपुट के ऊपर और ओ पी प्राइस के ऊपर, इसको पी यहाँ लिख देते हैं। हमारा जो पॉइंट वो है डिमांड है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने बताई है थ्रू अ डिमांड कर्व। ये कॉस्ट अंडर मोनोपोली समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी तरह की कॉस्ट होती है। कॉस्ट तो वही रहेंगी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और सिमिलरली रेवेन्यू भी उसी तरह के रहेंगे। तो आइए देखते हैं इक्विलिब्रियम किस तरह से अचीव किया जाता है, जो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने कल अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया था कि मार्जिनल, जब हम एक एडिशनल यूनिट पर किया गया खर्चा उस एडिशनल यूनिट को ही बेचकर रिकवर कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है, यानी एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने का खर्चा है, वो इक्वल हो जाता है उस एडिशनल यूनिट को बेच के आने वाले रेवेन्यू से। तो ये इक्विलिब्रियम का सबसे पहला जो है एक कंसिडरेबल पॉइंट है कि एमसी जो है एमआर के बराबर रहना चाहिए और एमसी को जो है एमआर कट के नीचे से जाना है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं, आप कहीं भी चले जाइए ये आपको बराबर देखने को मिलते हैं। मान लीजिए ये आपका ऐसा है, तो आपका जो एमसी का कर्व है ये वाला, ये आपको एमआर के कर्व को इस तरह से काट के चला जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, ये दो पॉइंट तो आपको हर जगह याद करने ही पड़ेंगे। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन है कि एमसी को जो है इक्विलिब्रियम, बहुत सिंपल सी बात है, हमें क्या अटेन करना है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी। और दूसरा, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को नीचे से कट करके निकल जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो बराबर होगी। सिंपल। अगर बराबर नहीं होगी, आप खुद सोच के देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि अगर ये चीज बराबर नहीं होगी, मान लो मैं इसको हटा देता हूं, ये एमआर का कर्व है और एमसी एमआर के बराबर नहीं है, तो टेल मी कि वो इंटरसेक्ट करेगी क्या कभी? वो कर ही नहीं सकती है। बराबर कब होंगे, जब वो यूं निकल जाएंगी इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर हमारा एमसी एमसी एम आर के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है, यानी ये दोनों इस वक्त इंटरसेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एमसी जो है वो बराबर, मतलब उसको इक्वल होगी ही नहीं, तो वो कहीं और से निकलेगी ना, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे भी ना निकलवा के, अगर मैं कैसे भी कहूँ कि मतलब वो इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, लेकिन वो एम आर को टच नहीं करेगी। बट ऐसा नहीं होता, इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आ जाता है। और अगर जब वो बराबर आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंटरसेक्ट करता है। यानी कि बराबर आने का मतलब ही यही है कि वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर उसको किसी एक पर्टिकुलर प्राइस और आउटपुट लेवल के ऊपर, एडिशनल आउटपुट जो है और एडिशनल रेवेन्यू जो है उसके ऊपर उसको इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि कोई तो ऐसे एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल आउटपुट पॉइंट होगा जहां पर हमारा एमसीएमआर जो है बराबर हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे वो बराबर होगा उस पॉइंट पे ही एमसी कर्व एमआर को कट करके ऊपर निकल जाएगा। ये चीज जो है कल आपका मैंने वो थोड़ा थ्योरी प्रैक्टिकली भी समझा दिया था, ये वही चीजें हैं। अब देखते हैं प्राइस डिटरमाइन कैसे किया जाता है। फिर से टोटल जो रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट अप्रोच है, और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है। ये समझते हैं टीआर एंड टीसी अप्रोच को। According to total revenue and total cost approach, a monopolist earn maximum profits at the point where its total revenue are more than total cost। तो ये तो वही चीज होगी, जो टोटल रेवेन्यू है हमारा, अगर वो टोटल कॉस्ट के से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। तो शॉर्ट रन के अंदर तो हमने देखा था कि शॉर्ट रन के अंदर तो हमको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो जाते हैं, यानी कि जब हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से कम है, या अगर मैं कहूँ टोटल रेवेन्यू जो है, ये वाला फिगर अगर मैं बताऊं, वो हमारा टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। और लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, यानी टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे टोटल रेवेन्यू के बराबर बराबर रहता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई है। अब ये देखेंगे आप, ये हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व है, ये देखो ये वाला कर्व, ये टोटल कॉस्ट का कर्व है, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है। ये तो हमने देखा ही था ना कल। तो रेवेन्यू जब प्रोडक्शन जीरो थी तो जीरो था, लेकिन कॉस्ट हम इनकर कर चुके थे। ये दो चीज तो आई आई होप आपको ये चीजें ये समझ में आ गई होंगी। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को किस तरह से प्लॉट किया जाता है, ये वही डायग्राम है, बस इन्होंने अब जो है कंबाइन कर दिया। ये जो अब हमने ऊपर पढ़ा था ना, दो डायग्राम्स बना रखे थे इस तरह से, लगातार दो ऊपर नीचे डायग्राम बना रखे थे। ये आपका जो है टोटल कॉस्ट का कर्व था, और ये जो है आपका इस तरह से टोटल रेवेन्यू का कर्व था। और इनका जो वो पॉइंट था, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स था, उन पॉइंट्स के ऊपर जो हमने प्रॉफिट को नीचे से, प्रॉफिट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, पाई से, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर लिया था। ये लॉस पॉइंट है तो लॉस हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस पॉइंट से, फिर ये प्रॉफिट पॉइंट आ गया, फिर ये लॉस पॉइंट। ये वही डायग्राम है, बस इनको इन्होंने इस बार अलग अलग लाइन में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा। तो आप ये देखो, ये पॉइंट है और उसके बाद फिर ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ये देख रहे हो आप, ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है। तो हमारा टोटल कॉस्ट इस वक्त जो है हमारे रेवेन्यू से नीचे है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया प्रॉफिट का पार्ट। और ये इस वक्त ज्यादा है, तो ये कौन सा है, लॉस का पार्ट। सिमिलरली ये फिर टोटल कॉस्ट जो है हमारे टोटल रेवेन्यू से ऊपर हो गई, तो फिर से हमें लॉस आ गया। और लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे ऐसे नेगेटिव में ले जाकर। तो ये वही डायग्राम्स है, फिर से इसका इस्तेमाल कर लिया गया है। तो ये चीज तो आपको अच्छे से मैंने कल समझा दी थी, ये दोबारा मैं इसके ऊपर टाइम खराब नहीं करने वाला। एमआर एंड एमसी अप्रोच, अब आते हैं फिर से, एमआर बराबर होगा, एमसी जो है एमआर को नीचे से कट करके चला जाएगा। ये आपका फिर से वही कर्व बन जाएगा। और इसके अंदर क्योंकि एक फर्म जो है इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, तो इंडस्ट्री का ही डिमांड कर्व यहाँ पर ले लेंगे। ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है,
ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, एमआर को कट करके नीचे से निकल जाती है, और इस पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां पर ई लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहां पर एमआर जो है एमसी के बराबर हो जाता है। ये पॉइंट जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं आपको जूम करके जो है थोड़ा दिखा देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखो, ये आपका जो है, ये क्या था, एमआर है, ये क्या है, एमसी है। इसको इसको मत देखो अभी, सिर्फ ये देखो एमसी है, ठीक है। और ये आपको यहां से कट करके, ये देखो, ये कट करके ये निकला। तो जब ये कट करके निकला तो इस पॉइंट के ऊपर एम आर एम सी बराबर नहीं होंगे, तो जैसे ये बराबर होंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और ये वाला जो पोर्शन है, जो इसके बीच का पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का। शॉर्ट रन की बात हो रही है इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग रन के अंदर जो है कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स ही रहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इस तरह से डिटरमाइन कर लिए जाएंगे। बस इतनी सी बात है, आपको ये चीजें याद रखनी है। अब देख रहे हैं आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो एकदम से नीचे से जो है यहां से जा रही है। ऑन दी अदर हैंड आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो आपके एवरेज रेवेन्यू के बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल या टेंजेंट इसको बोल सकते हैं। ये देखो, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू की कर्व है और ये आपकी एवरेज कॉस्ट की कर्व है। तो ये दोनों जो है एकदम से टेंजेंट है। तो इस केसेस में क्या आएगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का क्या था, टी आर इज इक्वल टू टी सी, या इसको अगर मैं यूं लिखूं, ए आर इज इक्वल टू ए सी, सॉरी इसको बराबर कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जैसे शॉर्ट रन है तो ए आर दे रखा है। तो बस इतना सही चीजें आपको याद रखनी है। नॉर्मल प्रॉफिट्स के अंदर हमारे बराबर रहेंगे, सुपर नॉर्मल के अंदर हमारा टी आर या ए आर जो है वो टी सी या ए सी से ज्यादा होगा, वो सुपर नॉर्मल है। और मिनिमम लॉस की सिचुएशन क्या होती है, जब टी आर या ए आर अगर मैं कहूं, वो क्या है, लेस देन है किससे, टी सी या ए सी से। अब आप यहां देखेंगे, ये देखो, ये आपका ए आर है और आपका ए सी देखो कहां से जा रहा है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो कितना फर्क आ गया है। पहले टेंजेंट था, जब बराबर था तो टेंजेंट था। देखो, जब भी ग्राफ में आपको कहीं पे कोई चीज इंटरसेक्ट करती दिखाई देगी तो समझ लेना वहां पर इक्वल टू का साइन लगेगा। जब भी ग्राफ में कोई चीज नीचे से जाती दिखाई देगी समझ लेना नॉर्मल प्रॉफिट्स के सिनारियो है। लॉन्ग रन है तो नॉर्मल होंगे। नॉर्मल तो खैर यही वाला सिचुएशन हो गया, बट ये सुपर नॉर्मल्स का हो गया। और सिमिलरली अगर आपका कोई कर्व जा रहा है और उसके ऊपर से कोई कॉस्ट का कर्व जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका लॉस की सिचुएशन। देखो, कॉस्ट जो है आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो गई तो सिंपल सी बात है, आपको लॉस हो गया। अगर आपकी कॉस्ट जो है आर वेल बिलो योर रेवेन्यू कर, तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और अगर कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है तो आपको क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली हम लॉन्ग रन के अंदर आ जाते हैं। लॉन्ग रन के अंदर ये देखो, आपको फिर से ये प्रॉफिट्स बनाए जा रहे हैं। तो बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। कॉस्ट कहाँ है, ये रहा कॉस्ट का कर्व, देखो, मार्जिनल रेवेन्यू, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट फिर से एमआर को नीचे से कट करके जा रहा है बिलो, ठीक है। और जो हमारा ए आर है उससे हमारा एल ए सी जो है वो काफी कम है। ये देखो, हमारा ए सी कहां से जा रहा है, यहां से नीचे से जा रहा है हमारा। फिर से वही वाली सिचुएशन बनी है ये, मोर और लेस, कि हमारा जो यहाँ पर देखो, ये वाला जो इस यहाँ तक जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक, ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ, देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारी कॉस्ट से ज्यादा है। तो ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा, हमारा प्रॉफिट का पॉइंट बन जाएगा। तो बस इतनी सी चीजें हैं। आइए अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ते हैं। आई होप आपको मोनोपोली समझ में आ गया होगा। कोई नई चीज इसके अंदर हमने सच पढ़ी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है क्या चीजें कहाँ कहाँ होती हैं। अच्छा, बल्कि आपकी ये चीजें जो कल भी कराई थी वही रिवाइज हो गई हैं, मोर और लेस चीजें बिल्कुल सिमिलर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को समझते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, द मार्केट सिचुएशन वेयर वी फाइंड अ मिक्सचर ऑफ कंपटीशन एंड अ सर्टेन डिग्री ऑफ मोनोपोली। इन टर्म, मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज अ फेनोमेना इन विच मेनी सेलर आर सेलिंग देयर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अभी हम समझते हैं इस चीज को। द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर वेरीज फ्रॉम ईच अदर इन अ पर्टिकुलर टर्म। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, आपकी मोबाइल मार्केट, मोबाइल इंडस्ट्री, क्या मतलब, सैमसंग भी मोबाइल बना रहा है, ओप्पो भी मोबाइल बना रहा है, शाओमी भी मोबाइल बना रहा है, एप्पल भी मोबाइल बना रहा है। मोर और लेस चीजें सब में सेम है, लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड कैसे हैं, शेप, साइज, डिजाइन, एंड्रॉइड जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेस लेवल पर तो सेम है, फ्रेमवर्क सेम है, कोड सोर्स कोड सेम है, बट उनके ऊपर जो स्किन्स लगाई हैं वो अलग अलग हैं। सैमसंग वन यूआई यूज कर रहा है, शाओमी जो है मी यूआई यूज कर रहा है, रियलमी यूआई यूज कर रहा है, ओप्पो जो है कलर ओएस यूज कर रहा है। इस तरह से जो है अलग अलग जो स्किन्स हैं उसके ऊपर यूज की गई हैं। तो इस तरह से ही है कि प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तो है, बट मतलब अलग अलग तो है, बट मोर और लेस सर्व सिंगुलर पर्पस कर रहे हैं। और इसके अंदर जो सेलर्स हैं वो भी ऐसा नहीं है कि एक दो है, इसके अंदर सेलर्स भी काफी सारे हैं, प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। पर्पस सबका सिमिलर है बट थोड़े से डिफरेंशिएटेड है, ताकि अपने आप में उनका कहीं पे स्टैंड क्रिएट किया जा सके। मोबाइल इंडस्ट्री से इसको और बेटर तरीके से समझा जा नहीं सकता। इसका दूसरा नाम क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या मतलब, आप जैसे परफेक्ट कंपटीशन था उसके अंदर जो है सेलर्स बहुत ज्यादा थे, मान रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर भी सेलर्स बहुत ज्यादा है, उसमें बायर्स बहुत ज्यादा थे, आप कहेंगे इसके अंदर भी बायर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट होमोजीनियस था।
याद आया? प्रोडक्ट क्या था? होमोजीनियस, सभी लोग एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे थे। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये बोतल है पानी की, ये बोतल जो है ये ऐसा नहीं है कि पूरे जो भारतवर्ष है या पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर के पास मिलेगी। 70 सेलर हैं जिसके पास हार्डवेयर रखा है, ऐसे किचन कुकवेयर रखा है, सबके पास ये सेम बोतल मिल जाएगी। तो वो क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं एक इनपरफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो सभी लोग अपना अपना, अब आप एक बात बताओ, मैं ओप्पो के शोरूम में जाके बोलूं भाई मुझे सैमसंग का गैलेक्सी S21 चाहिए, मारेंगे मेरे को। समझ रहे हैं बात को? तो सेलर्स बहुत सारे हैं लेकिन किसी के पास भी होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, सब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचने पर लगे हुए हैं। तो एक इंडिविजुअल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली यहां पर क्रिएट की जा सकती है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है स्पेसिफिकली कि सर्टेन डिग्री ऑफ मोनोपोली इज प्रेजेंट। आई समझ में बात? कि सैमसंग का फोन लेने आपको सैमसंग के पास ही जाना पड़ेगा, तो ये सर्टेन लेवल ऑफ मोनोपोली है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं वेग टर्म्स में, मुझे मोबाइल लेना है तो फिर मैं किसी के पास भी जा सकता हूं। वहां पर मैंने कोई कुछ ब्रांड स्पेसिफाई नहीं किया, कुछ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई नहीं करी। आई एम जस्ट कि भाई मेरे को मोबाइल फोन लेना है, आई डोंट केयर वो किस कंपनी का है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बोली जा रही है कि अगर आप स्पेसिफिक हैं, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, देन देयर कैन बी अ सर्टेन लेवल ऑफ मोनोपोली। बट अगर आप स्पेसिफिक नहीं है एंड यू आर गुड विद एनीथिंग दैट इज अवेलेबल, तो आप फिर कोई भी चीज जाकर वहां ले सकते हैं। वो यहां पर है, यानी कि इट इज अ मिक्स बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो उसके बीच का जो बैलेंस है वो क्या बन जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कि थोड़ा बहुत बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अगर आपने ये कहावत सुनी हो कि दोनों का अच्छा अच्छा पार्ट ले लें, तो वो चीज क्या बन जाती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इससे कंपटीशन भी हेल्दी रहता है और चीजें भी आप लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं। The seller does not have noticeable influence on output and pricing policies of other sellers. For example, अब आप देख लो, सैमसंग अपने फोन चाहे 10 अच्छा सा अच्छा फोन चाहे 10,000 में बेच दे, उससे एप्पल के फोन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? उसने आईफोन 70-80 हजार से स्टार्ट करने हैं तो वो उसी रेंज में स्टार्ट करेगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सैमसंग अपने फोन चाहे फ्री में बेच दे, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके फोन जो है बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी के हैं तो वो बेस्ट प्रीमियम प्राइस पर ही लोगों को मिलेंगे। सिंपल एज दैट बस। ये मोनोपोली से आए ये फैक्टर उठ के, है ना? मोनोपोली में भी तो यही था कि वो तो खैर सिंगल फर्म ही थी, तो उसके अंदर तो कोई इन्फ्लुएंस था ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाती। Monopolistic competition or imperfect competition is that condition of industrial market in which a particular commodity of one seller creates an idea of difference from that of the other seller in the mind of consumer। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, मोबाइल फोन है, सैमसंग अपने आप अपने प्रोडक्ट को वो कभी ऐसा करेगा कि वो बोलेगा कि भाई सैमसंग अपने प्रोडक्ट की एड खुद ही करेगा ना, और वो किसी और प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए कंपैरिजन भी करेगा। ठीक है, अभी सैमसंग ने जब आईफोन 10 आया था 2018 के अंदर, 17-18 में जब भी आया था, सैमसंग ने क्या किया था, उसको मोक करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स निकाली थी, और एडवर्टीजमेंट के अंदर फोन एक्स का नाम लेकर आईफोन नहीं लिखा, फोन एक्स लिखा, और लोगों को, आप देखना वो एडवर्टीजमेंट जाकर कभी, सैमसंग मोकिंग एप्पल की ऐसे लिखेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगी। लोगों के हेयर कट जो थे ना उसके अंदर वो नोच का डिजाइन बना दिया उन्होंने। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट करी, डायरेक्टली उसको टारगेट नहीं करा बट इनडायरेक्टली इट वाज क्लियर कि भाई ये कहां पर डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा है। तो वही चीजें यहां पर बताई गई हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो कंपटीशन करने की भावना है वो कहां से जनरेट होती है, वो उन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के डिफरेंसेस के अंदर क्रिएट होती हैं। मोबाइल फोन सबके एक जैसे हैं, सबको फोन करना है, सब पे व्हाट्सएप चलना है, सब पे इंस्टाग्राम चलना है, सब पे यूट्यूब चलना है। बट डिफरेंस क्रिएट कैसे किया जाता है लोगों के माइंड में, कि मेरे अंदर 48 मेगापिक्सल कैमरा है, वो 48 मेगापिक्सल कैमरा तो उन फोन्स में भी है, लेकिन मेरे के अंदर जाइस ऑप्टिक्स लगे हुए हैं। अगर और मेरे अंदर 2x जूम मिल रहा है, मेरे अंदर मूनलाइट सेल्फी है, ऐसे ऐसे फीचर्स जो हैं क्रिएट करके जो है पर्सपेक्टिव डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। Monopolistic competition has today come to mean a state of affair in which there is large number of sellers selling non-homogeneous or slightly differentiated product in which freedom of entry exists। कोई भी आए, रोज नई मोबाइल की कंपनी खड़ी हो जाती है, किसको फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। नोकिया आई गई, किसको पता चला? किसको फर्क भी नहीं पड़ता। तो वही चीजें यहाँ पर है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? बायर और सेलर्स आर ह्यूज नंबर। तो मैंने बताया ना सेलर ह्यूज है। अब आपको यकीन नहीं होगा कितनी मोबाइल की कंपनीज है, मतलब इनफाइनाइट है। आपको तो अब ये 4-5 पता है जो इंडिया में सेल कर रही हैं, आपको इतनी इतनी है, जैसे एक्वास करके है, आई फैल्कोन है, पता नहीं कितनी है, आप यू वॉन्ट इवन बिलीव कितनी सारी कंपनीज हैं। और चाइनीज में तो भाई साहब आप पूछो ही मत, चाइनीज मार्केट तो फ्लड कर रखा है इन चीजों से। ईच सेलर्स प्रोडक्ट इज डिफरेंट इन टर्म ऑफ क्वालिटी, शेप, कलर और डिजाइन। तो मैं आपको ओवरऑल बता चुका हूं, मोबाइल इंडस्ट्री से इसको आप समझ सकते हैं। मोबाइल फोन से बेटर एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कोई है नहीं। मोनोपोली में इंडियन रेलवे है, परफेक्ट कंपटीशन में तो फिर आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो फिर इंडिपेंडेंट। आइए प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कर लेते हैं इक्विलिब्रियम का। फिर से इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म और इक्विलिब्रियम ऑफ ग्रुप। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है और लॉन्ग रन है। शॉर्ट रन फिर से मतलब ये इक्विलिब्रियम का तो पर्पस यही है, हमारे एमसी के बराबर होना चाहिए और एमसी हमारे को नीचे से कट करके जाना चाहिए। ये कहीं पे भी आपको अलग दिखेगा ही नहीं। ठीक है,
इक्विलिब्रियम याद करना है, इक्विलिब्रियम समझना है तो दो चीज समझनी पड़ेगी। एम आर एम सी के बराबर है और एम सी जो है एम आर को नीचे से कट करके जा रहा है, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही पॉइंट है जब एम आर एम सी के बराबर होगा। बात सिर्फ इतनी सी है, ये आपको समझनी है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन फिर से जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर से बड़ा हो जाता है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। ये आपको इक्वल दे रखा है, ये देखो ये इक्वल पॉइंट है बिल्कुल। ये आपका एसी है, ये आपका ए आर है, ये आपका बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये आपका ए आर है, ये आपका एसी है, इट इज वेल बिलो ए आर पॉइंट, यानी आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से काफी कम है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये आपका एआर से बहुत ज्यादा है, तो ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, मिनिमम लॉस की। तो वही चीज है। फिर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आ गया, इसके अंदर आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। ये चीजें आपकी अब कवर हो चुकी हैं। इसके अंदर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आज एक फीडबैक फॉर्म जो है आपका उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो चाहते हैं मैं करा दूं, तो प्लीज मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे आपको आपके आइडियाज जो है आपके ओपिनियंस का पता नहीं चलेगा। तो प्लीज एक बार वो देख लीजिएगा, गूगल फॉर्म है वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर जाके आप अपनी डिटेल जो है फिल कर देना, ताकि मैं आपसे जो है थोड़ा पर्सनली इंटरेक्ट कर सकूं, चीजों को लेकर आपके जो है इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करूंगा। तो वही चीजें हैं, बस और कुछ है नहीं इसके अंदर। आप देखिएगा, कोई चीज ना समझ में आए तो फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पर क्लियर करा दूंगा। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर कुछ भी टेक्निकल नहीं है। सो आपका तीन कंपटीशन या तीन मार्केट सिचुएशंस कवर हो चुकी हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। कौन कौन सी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बिजनेस एनवायरनमेंट के। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं आप ये रिवाइज करके बैठेंगे, क्योंकि मैं ये टॉपिक्स इसलिए बिल्कुल साथ साथ करवा रहा हूं क्योंकि आपस में काफी इंटर रिलेटेड है, बिजनेस एनवायरनमेंट और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। तो आप जो है मेरे साथ जुड़े और ये चीजें साथ साथ करते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।